मैं दामिनी शर्मा सचक भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऑफिशियली जो है वो उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है और ये भी पता लग गया कि विनेश फोगाट जो है अब चुनाव लड़ने वाली हैं और बजरंग पुनिया का अभी ऐसा कुछ फिक्स नहीं हुआ है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, पर कांग्रेस में जो है वो शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ देखिए गिन्नी सानी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये किसान आंदोलन में भी रहे थे और ये पहलवानों के प्रदर्शन में भी रहे थे। और जब से खबर आई है तो एक चीज ये निकल कर सामने आ रही है कि ये पूरा का पूरा प्लान था। रेसलर्स ने जो प्रोटेस्ट किया था वो राजनीति में जाने के लिए किया था। कुछ लोगों का ये कहना है, ये हम नहीं कह रहे हैं, पहले आपको बता देते हैं, क्लियर कर देते हैं इस चीज का, कि जैसे ब्रजभूषण भी कह रहे हैं कि ये तो षड्यंत्र था। अब आप समझ गए ना कि क्यों रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया था, किस वजह से प्रोटेस्ट किया था। उन्हें तो रास्ता चाहिए था राजनीति में जाने के लिए और कांग्रेस ने षड्यंत्र पूरा रचाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई पार्टी मना करेगी। आज कंगना रनौत भी इनके पास आई है तो उसने क्या सोचा, वो डायरेक्ट टिकट लेगी एमपी की, एमपी बन भी गई। तो ऐसा नहीं होता कि अगर एक सेलिब्रिटी है, कोई किसी लेवल पे है, तो उसे प्रोटेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस में इससे पहले भी कई खिलाड़ी आए हैं। वजिंदर, आपको पता है, बॉक्सर, उसको भी कांग्रेस ने चुनाव लड़वाया है। तो वो कौन सा आंदोलन करके कांग्रेस ज्वाइन करी उसने? आप मुझे ये बात बताओ कि ये थोड़ी ना कि कोई आंदोलन से हाईलाइट होगा तो उसको हम पार्टी का हिस्सा बनाएंगे। आज कोई भी आदमी, अगर हमें लगता है कि उसकी पकड़ है समाज में, एक सेलिब्रिटी है, और आपको पता है ये बात, तो चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, एक चर्चित जो चेहरे होते हैं उनको जगह दी जाती है, हर पार्टी देती है। आज ये हंसराज हंस को इन्होंने दिल्ली से लड़वा दिया था, मनोज तिवारी को लड़वा दिया। इनका क्या राजनीतिक बैकग्राउंड है आप बताओ? आज तक उनको बोलना नहीं आता। राजनीतिक मंचों पे भी वो गाने सुनाते हैं अपने लोगों को, उनके पास क्योंकि भाषण सुनाने को कुछ है नहीं। तो आप यहाँ से लगाओ कि आज की डेट में कोई भी एक इंसान, अगर वो एक सामाजिक कद, अगर वो स्पोर्ट्स की लाइन में एक अच्छा कद रखता है, वो एक बॉलीवुड में एक अच्छा कद रखता है, तो वो एक ऑटोमेटिकली राजनीति का हिस्सा बन जाता है। ये तो ब्रजभूषण ने कहा ना। अब आप समझ लीजिए कि भाई फंडिंग भी आती थी और कांग्रेस ही फंडिंग करती थी। पूरा का पूरा षड्यंत्र था, पहले से ही प्लानिंग कर ली गई थी। वो तो पहले भी कह रहे थे आरोप मेरे खिलाफ जो है सारे के सारे बेबुनियाद है, गलत है। पहलवान आंदोलन में पानी भी खरीद के पिया हम लोगों ने। कौन सी फंडिंग होगी आप बताओ? एक तंबू के नीचे, तरपाल के नीचे बैठे हैं, वहां पे बेड नहीं है, गद्दों के ऊपर वो बैठे हैं। कौन सी ऐसी फंडिंग होगी आप मुझे बताओ? लंगर खाने के लिए पहलवान जो हैं, जो वहां पे जाते थे गुरुद्वारे में, बंगला साहिब, आप मुझे ये बात बताओ। तो आप फंडिंग तो ऐसे कहते हैं ये लोग कि पता नहीं करोड़ों अरबों रुपया कांग्रेस के पास है और सब पे लुटाती फिरेगी कांग्रेस। कांग्रेस के पास इतना पैसा होता था, कांग्रेस मीडिया ना खरीद लेती। कांग्रेस का फायदा हो गया ना। मैं ये काहे का फायदा हो गया? अगर आज दो बंदे जीत भी जाएंगे चुनाव, तो क्या उससे हमारा पूरा हरियाणा हमारे हाथ में आ जाएगा? आज सीटें जीतने के लिए तो भी तो 46 हमें सही है वहां पे एमएलए, तो इन दोनों के जीतने से क्या हम वहां पे सरकार बना लेंगे? इन दो के अलावा ये भी तो देखिए और सीटों पर भी तो असर पड़ेगा ना, आसपास की तमाम सीटों पर जो रहेगी। बिल्कुल 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 असर पड़ेगा। पर आज के टाइम में हर एक आदमी का अपना वोट बैंक होता है। अगर आज विनेश फोगाट वहां पे चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर उसकी एक सामाजिक छवि है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, तो उसकी वजह से ये जरूरी नहीं है कि लोग उसको वहां पे वोट देंगे। पर आज जो लोग उसको दिल से पसंद करते हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, जिनको लगता है कि इसके अंदर एक्चुअल में एमएलए बनने की काबिलियत है, एक्चुअल में ये मुद्दे उठा सकती है, तो उसको वोट देंगे लोग। आप ये बात भूल जाओ कि विधानसभा चुनाव के अंदर किसी भी एक चेहरे की वजह से वोट मिलता है, कभी नहीं मिलता। विधानसभा चुनाव जो होते हैं, राज्य के चुनाव होते हैं, छोटे चुनाव होते हैं, और उन चुनावों के अंदर कोई एमएलए जीत रहा है या कोई अगर निगम पार्षद का चुनाव जीतता है, तो वो एमपी के चुनाव से टोटली डिफरेंट होता है। आप ये कह सकते हो कंगना रनौत जरूर मोदी के चेहरे पर जीत गई है। आप समझ रहे हो इस बात को? आज भाजपा में कितने ऐसे इनके एमपी हैं जो मोदी के चेहरे पे, या जो ये मोदी फैक्टर बोलते हैं, या आप मान लो मीडिया का एक एजेंडा मान लो, कुछ भी मान लो, तो ये मीडिया के एजेंडे हो या मोदी फैक्टर हो, ये सारे फैक्टर आपको लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेंगे। मानते हैं कि विनेश फोगाट ने ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। आज सरकारी नौकरी को लात मार दी। जो खिलाड़ी हैं, तो क्या एक खिलाड़ी को खिलाड़ी रहना चाहिए, राजनीति में भी उतर जाना चाहिए? ये कोई पहली खिलाड़ी नहीं है और आखिरी भी नहीं है। पर एक पत्रकार है, उन्होंने तो साफ साफ कहा ना, जब दीपेंद्र हुड्डा पेरिस ओलंपिक्स के बाद उनका स्वागत कर रहे थे, उनके साथ तमाम गांव में गए, हरियाणा में गए, तो एक रजत शर्मा पत्रकार हैं, आपकी अदालत चलाते हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था उस समय, जो आज मैं दिखा रही हूँ वो ट्वीट भी, कि आप ट्रॉफी की तरह लेकर घूम रहे हैं खिलाड़ी को। एक खिलाड़ी को ट्रॉफी की तरह मत यूज कीजिए, उसका काम है खेल खेलना, तो उसको खिलाड़ी ही रहना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा तो स्पोर्ट्समैन का सम्मान करता है। आज वो हरियाणा की बेटी है, वो हरियाणा की वजह से, स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से उसका वहां पे लेने के लिए गए हैं। आप ये कैसे कह सकते हो कि वो वहां पर सिर्फ एक चेहरा चमकाने के लिए गए हैं? दीपेंद्र हुड्डा वो इंसान है जिन्होंने पहलवान आंदोलन में धक्के खाए हैं, पुलिस उठा के ले गई उनको।
तो उनके तो निजी संबंध है, एक तरह के पारिवारिक संबंध है। तो इसलिए गए थे वो तो अपनी बहन बेटी के लिए गए हैं ना वहाँ पे। अच्छा। कि हरियाणा की हमारी बहन बेटी आ रही है, उनका ये मतलब थोड़ी ना कि ट्रॉफी की तरह घुमाएंगे। हाँ, तो ये आप पत्रकार के शब्द हैं कि ट्रॉफी की तरह ये घुमा रहे किसी भी पत्रकार के शब्द हो। आज की डेट में ऐसे पत्रकार ही हैं जो सिर्फ यही देखते रहते हैं कि ट्रॉफी की तरह। आज रजत शर्मा से हमारा सवाल है कि मोदी सरकार ने मटके के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी को घुमा दिया, तब आपने सवाल करा कि आप एक मरे हुए प्रधानमंत्री को, एक पूर्व प्रधानमंत्री को मटके में घुमा रहे हो, ये क्या मतलब है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब ऐसे निकल के आ जाएंगे अगर आप यहाँ से मतलब लोगे तो। फौजियों को घुमा दिए इन लोगों ने, फौजियों के नाम पे वोट मांगे, और ये तो मुर्दों को लेके घूम रहे हैं, हम तो जिंदा को लेके घूम रहे हैं। बहुत फर्क है इस चीज़ में। तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी किस तरीके से आप चीज़ों को डाइवर्ट कर रहे हो। जबरदस्ती इनके पास हरियाणा में मुद्दे नहीं हैं। अब अभी भी इनका टारगेट है कि विनेश फोगाट को टारगेट करके हम हरियाणा चुनाव जीत जाएंगे। अरे और उल्टा हारोगे। तुम्हारी कंगना पहले तो तुम्हें हरवाने का काम कर चुकी है। हाँ। तुम जितना विनेश फोगाट को टारगेट करोगे उतनी तुम्हारी सीटें कम होंगी। मतलब जहां विनेश फोगाट कांग्रेस को जिताने का काम कर रही है, वहीं कंगना रनौत जो है भाजपा को हराने का काम कर रही है। हमारे लिए तो दोनों ही फैक्टर प्लस वाले हो गए। हाँ। कंगना उनको हराएगी तो भी हमारा फायदा है। हाँ। कंगना का हर बयान, इसने किसानों के लिए वहां पे बयान दिया, कभी पहलवानों के लिए बयान दिया, आज ब्रिजभूषण पे अपने जो बयान दे रहे हैं, इनके बयानों से सीधा सीधा हमें फायदा हो रहा है। इनके बोलने से नुकसान नहीं हो रहा। ये सोच रहे हैं ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, पर राजनीति में भड़ास नहीं, दिमाग चलता है। आप समझ रहे हो, ये जज्बातों में आके जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं, और राजनीति जज्बातों से होती नहीं है। ब्रिजभूषण तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति की, सियासत के, उनको नहीं पता कि उनका ये बयान जो है अपने भड़ास निकालने के लिए, अपनी छवि सही करने के लिए। लग गया है क्या? मैं कह रहा हूँ अपनी लगातार विनेश फोगाट पर ही बोले जा रहे हैं। अपनी छवि सही करने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए कि वो राजनीति में आ गई, वो राजनीति में आ गई। वो इस बात से अपनी पार्टी को कितना नुकसान दे रहे हैं उनको ये बात नहीं पता। और हरियाणा में आपको मैं बता दूं 65 से प्लस सीटें आएंगी कांग्रेस की, बिल्कुल आएंगी। मतलब खट्टर जी का कोई जादू वादू चला नहीं अब। मैं आपसे कह रहा हूं इनके बोरिए पैक हो जाएंगे, गांव में घुसने नहीं दे रहे इनको, चुनाव लड़ने वाले बंदे। पोस्टर बैनर लगा दिए गाँव में। मैं कह रहा हूं इनको बंदे नहीं मिल रहे, चुनाव कैसे लड़े इनके बंदे। तो आई पहली सूची आई, पर उसके बाद खेल तो देखिए कि कैसा खेल हुआ कि इस्तीफे पर इस्तीफे। आज ही एक पूर्व मंत्री जो है उन्होंने वो इस्तीफा दे दिया भाजपा से, तो झटका लग रहा है भाजपा को। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोल दूं, आने वाला दौर कांग्रेस का है, और कांग्रेस का जो एक विजय रण है वो आपको हिमाचल से ही दिखा था, और अब आपको हरियाणा में दिखेगा। ये आपको दिखेगा कि धीमे धीमे सारे राज्य जहाँ पे भाजपा थी वो गायब होते चले जाएंगे। अच्छा। इनके पास ले दे करके कुछ जगहें ऐसी सिलेक्टेड रह जाएंगी जहाँ पे ईवीएम का खेला हुआ है इनके द्वारा, और इन्होंने अपनी सीटें निकाली है। मतलब हरियाणा में भी अब की बार भाजपा पूरी तरीके से डूबती हुई नजर आएगी। बिल्कुल रहेगी, और महाराष्ट्र में भी इनको बहुत नुकसान झेलने को मिलेगा। तो शिवाजी की मूर्ति टूटी है, छत्रपति शिवाजी महाराज की, उसका भी इनको बहुत तगड़ा खामियाजा देखने को मिलेगा। आज मोदी में भी गए, हरियाणा में भी गए। आज मोदी जी छत्रपति शिवाजी के लिए माफी मांग रहे हैं। आपने राहुल गांधी का पलटवार देखिए, कितना जबरदस्त पलटवार किया राहुल गांधी ने। आपने देखा कि आप हमें बताओ मोदी जी, आपने माफी तो मांगी, पर ये माफी क्यों मांगी, हम ये जानना चाहते हैं। क्या आप उस भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट कर रहे हो जो मूर्ति के वक्त हुआ, तो आप उसकी माफी मांग रहे हो, या आपने वहां पे लोगों को सही में जो करप्शन का झेलने को, आदमियों को रुलाया, जो मूर्ति टूटने पे आप उसकी माफी मांग रहे हो, या आप मानते हो कि आपकी सरकार में सब नाकाम लोग हैं, आप उसकी माफी मांग रहे हो। तो आज राहुल गांधी जी के जो सवाल हैं, पलटवार हैं, वो अपने आप में इतने बड़े सवालिया निशान खड़े करते हैं कि आपने माफी मांगी है, भ्रष्टाचार किया, आपकी नाकामी की है, किस चीज की माफी है ये तो बताओ। अगर मूर्ति टूटी है तो मूर्ति टूटने की दो वजहें हैं, या तो आपने मूर्ति के अंदर भ्रष्टाचार किया है, या आपने सही आदमी को जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है। आप समझ रहे हो। तो राहुल गांधी ने ये बोला कि संघियों को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट दोगे, संघ के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दोगे, तो मूर्तियां तो टूटेंगी। उन्होंने किसी का भी सम्मान थोड़ी ना करा है, चाहे शिवाजी महाराज हो। आपने देखा होगा सरदार पटेल की 3000 करोड़ की मूर्ति बनाई थी, पहली बारिश में चो गई थी, वो पानी निकल गया था उसके अंदर से भी। तो आज की डेट में इन लोगों को ये पता ही नहीं है सम्मान कैसे होता है। नितिन गडकरी साहब बोल रहे हैं कि स्टील की मूर्ति बनानी चाहिए थी, तुम्हारी एक्सक्यूज थोड़ी ना मांगे हैं। स्टील की मूर्ति बनानी चाहिए थी, नहीं होता। मतलब तुम ये कह दोगे कि भैया किसी आदमी को गोली लग गई, ये तो गोली मारने वाले की गलती नहीं है, ये तो वो आदमी थोड़े दिन बाद बोल देंगे महात्मा गांधी की गलती थी, बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। अगर गोडसे ने गोली मारी भी तो महात्मा गांधी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेते तो बच जाता, नहीं मरता। ये तो वो वाली बात है, स्टील की मूर्ति बनाते तो नहीं गिरती। अरे ये कोई बात थोड़ी ना हुई जनाब, स्टील की मूर्ति बनाते और उससे पहले मूर्तियां नहीं बनी हुई। तो ये समझना पड़ेगा कि ये लोग कैसी अजीबोगरीब बातें करते हैं कि अगर कोई आदमी रोड पे गिर के मर जाए, उसके सर पे चोट आ रही, तू गिरे क्यों, तू मत गिरता, तेरे चोट नहीं लगती, तू मरता नहीं, तू वहां करने गया था, वहां गड्ढा था, वहां पानी था, तू साइड। अरे भाई तुम्हारे गड्ढे क्यों हैं सड़कों पे, ये सवाल का जवाब दो ना, क्यों है गड्ढे।
बंदा गड्ढे में गिर के मर गया, वो कोई मतलब नहीं। आप अभी गुरुग्राम में देखो, वहां पे एक बंदा जो एक सामान बेचने वाला होता है, बाइक पे जा रहा है, खाना डिलीवर करने वाला, जोमेटो वाला, वो गड्ढा इतना गहरा है कि वो बाइक समेत गड्ढे में कूद गया। वो तो तैरना आता था, बाद में जेसीबी बुला के उसकी बाइक निकालनी पड़ी जेसीबी से। आप समझो कितनी गड्ढे में अंदर चली गई। जोमेटो वाले की गलती। हाँ, जोमेटो वाले की गलती कि भाई तो गड्ढा क्यों नहीं दिखा। अब चलती रोड पे गड्ढे धस रहे हैं, चलती रोड पे जमीन अंदर होगी जी। वो जिस जगह से जा रहा है, अगर आप अभी यहाँ बैठे हो और 5 मिनट बाद आप जमीन के अंदर धस जाओ, तो हम ये कहेंगे भैया जमीन क्यों धस गई, तू यहाँ क्यों बैठी थी, तेरी गलती है। जमीन धस गई वो गलती नहीं है, तू यहाँ क्यों बैठी थी। तो ये जो बातें हैं, ये सारी बातों का एक ही मतलब है कि हमारे से कुछ मत कहो, कुछ भी होगा तुम फॉल्टी हो, हम कुछ नहीं है।